हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडू बाहुबली पर। फ्रेंड्स, मैं आज ये पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूँ 6 to 8 के कैंडिडेट जो बीपीएससी टीआरई के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बार तो टीआरई 3 का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, आज या कल एग्ज़ाम होगा ही। कुछ समय लगेगा, अभी चुनाव का समय चल रहा है, तो चुनाव के बाद हो सकता है एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो ऐसे में हम लोग को फ्रेंड्स तैयारी जारी रखनी है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर 6 to 8 के लिए आप कुछ कंटेंट बनाइए जो कि जीएस का जो 40 नंबर होता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप बनाते हैं। तो मैं यही सोच कर ये वीडियो लाया हूँ फ्रेंड्स। तो ये मैं पार्ट 3 चलाने वाला हूँ। ये पार्ट 1 वीडियो है। जीएस 45 नंबर जो 40 नंबर का जो आएगा उसमें किस किस सेक्शन से आएंगे और क्या क्या रहेंगे। तो ये वीडियो मैं काफ़ी फ़िल्टर करके एनालिसिस करके बना रहा हूँ और इसमें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा फ्रेंड्स। तो आप सभी को कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं और ज़्यादा तैयारी की भी आवश्यकता नहीं है। बस कंटेंट कहाँ से होना चाहिए और क्या पढ़ें, बस ये मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, मैं बीपीएससी टीआरई 1 का जो है कैंडिडेट रहा हूँ और सिलेक्शन लिया हूँ मैं, और अभी रोज़ विद्यालय भी जाया करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो सोचा कि मैं कुछ कंटेंट डाल दूं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं कंटेंट बनाया हूं। आज तो केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है, पाठ्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टीआरई जो 6 to 8 का जो ये एक पाठ्यक्रम है उसमें आपको 150 का जो टोटल मार्क्स रहेगा। टीआरई 1 में जो लैंग्वेज पेपर हुआ था वो दोनों अलग अलग हुआ था। 100 नंबर का जो लैंग्वेज पेपर हुआ था जिसमें हम लोग को 30 मार्क्स लाना था। टीआरई 1 का जो सिलेबस था, तो टीआरई 2 में जो सिलेबस चेंज हो गया उसमें दोनों को कंबाइन कर दिया गया, भाषा को और जो हम लोग का क्वालिफाइंग पेपर भाषा जो था और ये जिस पर मेरिट बनता है कट ऑफ, वो दोनों को कंबाइन कर दिया गया था टीआरई 2 में। तो जिसमें कि 30 नंबर आप लोग का भाषा का रहेगा भाग 1 में। पार्ट 1 हो गया आप लोग का भाषा, जिसमें कि इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्सअप रहेंगे और उसमें आपको मात्र 30 का 30% यानी कि 9 नंबर क्वालिफाई करने के लिए लाना होता है। और आप सभी को पता होगा कि टीआरई 2 में भाषा को भी अर्हता जो था उसको ख़त्म कर दिया गया था, तो वो भी मायने नहीं रह गया था। तो इसी प्रकार से टीआरई 3 में भी यही सिलेबस था टीआरई 2 का, और बाकी 2 पार्ट में आपका ये दूसरा पार्ट है उसमें जीएस का पेपर होगा जो कि काफ़ी मायने रखता है। ये सेक्शन में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मैथ के 8 से 10 सवाल होते हैं, रीजनिंग के 8 से 10 सवाल होते हैं, और बाकी आपका पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह से रहता है। तो ये काफ़ी ये रहता है कि इसका जो एरिया है बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से इस सिचुएशन में हम क्या पढ़ें और एग्ज़ाम के लिए क्या सही रहेगा, तो उसलिए हम कंटेंट लाए हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। जो आज हम 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं, और कल से जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें मैं 40 वीडियो देने के लिए बनाकर कंटेंट लाऊंगा फ्रेंड्स। और आपको मैं जो भी वीडियो में क्वेश्चंस दूंगा वो काफ़ी फ़िल्टर किया हुआ रहेगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रहेगा क्वेश्चन। तो ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। मैं पूरा नोट्स बना के रखा हूँ फ्रेंड्स, जो मैं तैयारी करता था उसी से आपको कंटेंट बना कर दूँगा। और करंट अफेयर का भी जो वीडियो होगा वो मैं दूँगा। अभी तो मैंने शुरुआत की है, तो फिर धीरे धीरे आपको बहुत सारे कंटेंट इस चैनल पर मिलेंगे। तो जो भी भाई बहन इस तैयारी को करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए व्यूवर हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताया कि ये केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है जीएस पेपर के लिए 6 to 8 के लिए। तो ये आज मैं केवल 10 प्रश्न लाया हूँ फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी फ़िल्टर किया हुआ, एनालिसिस किया हुआ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये देखना चाहिए और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप नोट्स शुरू से बना सकते हैं, मेरा पार्ट बाय पार्ट वीडियो आता रहेगा आज से। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है क्या है। पहला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी मायने नहीं रखता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है ये मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं इसको बैक कर लूँ। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मोटा हो गया फ्रेंड्स, इसको मैं पतला थोड़ा कर देता हूँ।
ओके फ्रेंड्स, देखिए तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स, तो 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसी लेवल का होगा। और हम लोग के समय में जो क्वेश्चन था वो उसमें 5 ऑप्शन हुआ करते थे फ्रेंड्स। तो आप लोग में भी अभी TRE 2 में वही बेसिस रहा है और TRE 3 में भी वही था। और इस प्रकार से आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है TRE 3 का होगा, उसके बाद अगस्त में तो फिक्स कर दिया गया है। तो चलिए दूसरे प्रश्न के आगे पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये हमारा है भारत का कुल क्षेत्रफल। चलिए आपको क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन बता रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं सीरीज शुरू किया हूँ तो ये आपको जितना भी कंटेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा वो सारा डाला जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए तीसरा प्रश्न है भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है। तो भारत जो है, जो ज़मीन के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत जो भौगोलिक क्षेत्रफल है पूरे विश्व का उसका कितना प्रतिशत धारण करता है, तो यह 2.42% फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंसर काफ़ी आपको अच्छी तरह से याद रखने फ्रेंड्स, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है फ्रेंड वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। ये मान लीजिए हमारा जो ग्लोब है ना ये, तो यहाँ पर बीच से गया है ग्रीनविच मीन टाइम और ये है इक्वेटर। तो हमारा जो इंडिया है फ्रेंड्स, इंडिया कहाँ पर है हमारा है, इंडिया जो सिचुएटेड है फ्रेंड्स यहाँ पर है। तो आप जानते हैं यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है। यहाँ पर जो फ्रेंड्स हमारा जो इंडिया का जो सिचुएशन है, जो स्थित है हमारा भारत, वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। देखिए कहाँ, उत्तरी अक्षांश में, यानी कि ये उत्तरी अक्षांश ये जो देख रहे हैं आप, ये 2 हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो उत्तरी अक्षांश, अक्षांश किसे कहते हैं, जो अक्ष यानी लेटा लेटा जो लाइन होता है उसे अक्ष कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये देशांतर, तो पूर्वी देशांतर में है भारत और उत्तरी अक्षांश में है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, लेकिन आपको याद रखना है कि कितना डिग्री कितना मिनट, ये मायने रखता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न कर रहा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार दक्षिण में स्थित है, दक्षिण दिशा में स्थित है। और जो कि 26 दिसंबर 2004 की जो सुनामी आया था उसमें इंदिरा पॉइंट को बाहर क्षति उठानी पड़ी थी, लगभग डूब गया था इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को यहाँ पर देखिए 6ठे नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स। चलिए 7 नंबर प्रश्न हमारा है इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति कितना है लगभग। तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत यहाँ पर है, मान लीजिए ये भारत है, तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है एकदम साउथ में, यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 8 डिग्री आपने पढ़ा अभी कि 8 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, लेकिन 8 डिग्री से भी नीचे इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। तो इंदिरा पॉइंट अगर पूछ दिया, सबसे दक्षिणतम पॉइंट पूछा जाए तो आपका ये हो जाएगा। और केवल दक्षिणतम पॉइंट पूछा जाए भारत का तो हो जाएगा कन्याकुमारी। लेकिन पूरा अगर पूछा जाए कि सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं एक प्रश्न के जरिए कितना प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। तो ये मायने रखता है, पढ़ने का यही तरीका है फ्रेंड्स कि एक प्रश्न पढ़िए उसमें आपको 4 5 6 7 जो भी हो सके, जो भी बन सके, ये आपका फ्लुएंसी बन जाता है, एक दूसरे से नेटवर्क बन जाता है, तो आपको याद रखना काफ़ी पॉसिबल होता है। देखिए यहाँ पर पूछा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक की पहाड़ी जो विंध्य पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच में पूर्व से पश्चिम की ओर पाती है और अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही प्रश्न में मैंने कितना प्रश्न को एक्सप्लेन कर दिया है।
पहली प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए अमरकंटक की पहाड़ी। दूसरा है कि अमरकंटक आपका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या है, विंध्य पर्वत किसके किसके बीच में बहती है ये नदी? तो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में। और किस दिशा में बहती है ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सी नदियाँ किस दिशा में बहती है। तो यह नदी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ ये नदी बहती है, नर्मदा नदी। और कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ये देखिए इतना डिटेल आपको इस प्रश्न में मिल गया फ्रेंड्स। चलिए ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। आप इसका स्क्रीनशॉट भी फ्रेंड ले सकते हैं या नोट्स भी बना सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप नोट्स बनाइए एक एक करके हर एक सीरीज का, और पार्ट बाय पार्ट वीडियो में प्रॉमिस के आप सभी को दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो ये भी काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है माता टीला परियोजना। तो माता टीला परियोजना जो भी यूपी के हैं वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। और माता टीला परियोजना यूपी वाले को इसलिए समझ में आएगा क्योंकि उनके यूपी वाले और एमपी वाले दोनों से ये संबंधित है। पूछा जा रहा है प्रश्न, माता टीला परियोजना किन किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देखिए 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पर मैं बना दिया हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको कैसा लगा। आज तो केवल 10 प्रश्न मैंने बनाया है और कल मैं 40 प्रश्न आपको हर एक वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। जितना भी पार्ट बनेगा उतना पार्ट बनेगा, और लेकिन आप लोगों का कंटेंट मैं पूरा करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।